हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, प्री और मेंस के और इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपसे बताऊंगा। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का विचार जो है सबसे पहले किस विधि आयोग ने दिया था। सेकंड लॉ कमीशन ने जो सबसे पहले विचार व्यक्त किया कि भारत में संविदा विधि भी बननी चाहिए, उसकी भी यहां बहुत आवश्यकता है। तो सेकंड लॉ कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन दिया और थर्ड लॉ कमीशन ने इसका जो है ड्राफ्ट बनाना शुरू किया 1861 को। थर्ड लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट बना दिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रहेगी। तो उन कमियों को ड्राफ्ट में, जो मूल ड्राफ्ट में कमियां थी, उनको परिष्कृत करने के लिए, सुधारने के लिए सर स्टीफन ने उस ड्राफ्ट में सुधार किए, संशोधित किया, अमेंडमेंट और अमेंडमेंट करने के पश्चात जो है वो लेजिस्लेचर के समक्ष प्रस्तुत की गई। लेजिस्लेचर के द्वारा जब उसको पास कर दिया गया, फिर वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष गई। 25 अप्रैल 1872 को 25 अप्रैल 1872 को जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने उसको पर सिग्नेचर किए। ये एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 बना। इसको जो है सरकार ने जो पास किया और लागू किया, इन्फोर्स किया, वो 1 सितंबर 1872 को जो है इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितनी धाराएं हैं, मूल ड्राफ्ट में कितनी धाराएं थी, उसके बाद किस किस प्रकार से इसमें संशोधन किए गए उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। इसमें कुल धाराएं जो मूल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी और अब भी है, वह थी धाराएं थी 266। सेक्शन 1 to 75 तक जो है जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। संविदा विशिष्ट जो है यहां पर संविदा के सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं। संविदा के सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट में लागू होते हैं। उसके बाद ये सेक्शन 76 to 123, जिसका कि चैप्टर था 7, ये माल के क्रय संबंधित था। माल का विक्रय संबंधित, सेल्स ऑफ गुड्स से संबंधित था। 1930 में तत्कालीन भारतीय सरकार ने ये प्रावधान 76 से 123 तक के निकाल दिए गए और उनके द्वारा एक माल विक्रय, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो बना दिया गया। 1930 अधिनियमित किया गया अलग से। उसके बाद जो है यहां पर सेक्शन 239 to 266 ये जो है प्रावधान भागीदारी के बारे में थे। तो भागीदारी के बारे में 1932 में भागीदारी अधिनियम 1932 एनेक्ट किया गया। तत्कालीन भारतीय
32 1932 में अनेक्ट किया गया और भारतीय भागीदारी अधिनियम बना दिया गया। अब ये विशिष्ट संविधाएं थी, इसको भी यहां से निकाल दिया गया। इसको 1930 में निकाल दिया गया और इसको 1932 में निकाल दिया गया। अब भी कुछ विशिष्ट संविधाएं जो है यहां पर हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ विशिष्ट संविधाएं हैं, उनके बारे में बताता हूं मैं आपसे। पहले जो थी वो निकाल दी गई, 76 से 123 तक तो थी माल विक्रय की। सेक्शन 123 24 25 में क्षतिपूर्ति की संविधा है। क्षतिपूर्ति ये विशिष्ट संविधा है। सेक्शन 126 से टू 147 तक जो है आपकी प्रतिभूति की संविधा है, गारंटी की संविधा। सेक्शन 148 टू 172 तक जो है गिरवी उपनिधान के बारे में बताया गया है और 173 टू 179 तक जो है 80 तक आपके गिरवी के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 181 से टू 238 तक जो है यहाँ एजेंसी के बारे में बताया गया है। एजेंसी ये विशिष्ट संविधाएं हैं जो कि यहाँ बताई गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये एक जो है सामान्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। अब आते हैं हम अगली चीज, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सेक्शन 2H में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एन ए एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ऐसा करार जो विधित है, परिवर्तनीय है, वह संविदा है। तो संविदा के बारे में अगर आपसे पूछे कि संविदा क्या है, तो एक ऐसा करार जो विधित है, परिवर्तनीय है, वह संविदा होता है। ठीक है जी। तो 2 अध्याय के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। अब मैं आपसे बताता हूं कि पहले किसी भी संविदा यानी कि एक करार कब संविदा का रूप ले सकता है, उससे पहले पक्षकारों के मध्य जे क्या क्या कार्य किए जाने आवश्यक होते हैं। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से प्रस्तावना प्रपोजल करता है, प्रस्तावना कर दी दूसरे पक्षकार से, यानी कि ए ने बी को प्रपोजल किया, कोई कार बेचने का, कोई जमीन खरीदने का, जमीन बेचने का, कोई मकान खरीदने का या मकान बेचने का, या अन्यथा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया बी से। ठीक है जी। अब ये प्रस्तावना की संसूचना बी को भी जानी चाहिए, तभी तो प्रतिग्रहण करेगा। तो इसके द्वारा प्रतिग्रहण जब कर लिया जाता है तो ये प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस जो होता है, तो ये एक वचन का रूप लेता है, वचन, प्रॉमिस। अब वचन जैसे ही कंप्लीट वचन होएगा, वचन के साथ जो है यहां पर प्रतिफल इसमें सम्मिलित होता है, प्रतिफल। उसके बाद जो है ये एक करार बनता है, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट अगर विधि द्वारा परिवर्तनीय है तो वह संविदा है, और विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो वह संविदा नहीं है। अब
कौन से करार संविदा हैं और कौन से करार संविदा नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सेक्शन 10 बताता है। सभी संविदाएं करार होती है, लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं होती। All contract is agreement, all agreement it is not contract। तो पहले जो है हमने सबसे पहले सेक्शन 10 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन 10 से ही हम जो है पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनमें भी हम जो देख सकते हैं। जनरली मैं आपसे थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में बताऊंगा। सेक्शन 10 कहता है कि कौन से करार संविदा है। ऐसे करार संविदा है, ऐसे करार संविदा है जो नंबर 1 सक्षम पक्षकारों द्वारा किए गए हो, यानी कि एग्रीमेंट के जो पार्टी है, प्रस्तावक और एक्सेप्टर, वे सक्षम होने चाहिए। सक्षम पक्षकार कहां बताया गया? सेक्शन 11 के अंतर्गत, कि वह मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और किसी विधि द्वारा जो है उसको अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ये तीनों चीज रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के मध्य होती है कॉन्ट्रैक्ट में। नंबर 2, उनके मध्य स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। ये स्वतंत्र सहमति सेक्शन 14 में बताई गई है। स्वतंत्र सहमति तब कब होगी? जबकि वह जो है सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 22 के अंदर भूल के अंदर, यानी कि उसमें दुरुपदेशन नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें ऐसे में कसर होना चाहिए, ना ही उसमें कपट होना चाहिए, ना ही परपिडन होना चाहिए, ना ही ऐसे में कसर होना चाहिए, ना ही कपट होना चाहिए, ना ही दुरुपदेशन होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार की भूल होनी चाहिए। तो वहां पर जो है पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति होगी। अगर पक्षकारों ने की स्वतंत्र सहमति नहीं है तो ऐसा जो एग्रीमेंट बनता है वो वाइडेबल होता है, और पक्षकारों के विकल्प पर जो है उसको शून्य कराया जा सकता है। तीसरी चीज है कि विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल। और नंबर 4, विधिपूर्ण उद्देश्य भी उसका होना चाहिए। ये भी जरूरी है। इनके बारे में विधिपूर्ण प्रतिफल अगर नहीं है, ना ही विधिपूर्ण उद्देश्य है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है, इलीगल होता है, इलीगल, और वो वॉइड तो होना ही होना है, ये भी इलीगल है। इस बात को सेक्शन 23 में बताया गया है कि सेक्शन 23 कहता है कि करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है, तभी वे विधिमान्य एग्रीमेंट बनेगा, तभी वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर वो एग्रीमेंट इलीगल है, कपट द्वारा प्राप्त किया गया, विधि के उपबंधों को विरुद्ध करने के लिए किया गया, विधि के विरुद्ध है, या लोक नीति के विरुद्ध है, या किसी एग्रीमेंट ऐसा है तो किसी को क्षति पहुंचाता है, शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है, तो वो जो है विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो शून्य होता है, इलीगल होता है, शून्य होता है। उसके बाद है 5वां कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो अव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए हो, एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। वॉइड कहां डिक्लेयर होता है? अव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना हो, रूप से
शून्य घोषित ना हो। ये कहाँ हो सकता है? देखो सेक्शन 25 कहती है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। 26 कहती है कि विवाह के अवरोधक करार शून्य है। 27 कहती है व्यापार अवरोधक करार शून्य है। 28 कहती है विधि कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य है। 29 कहती है कि जहां अनिश्चितता करार है वहां करार शून्य है। 30 कहती है बाजी करार शून्य है। धारा 36 कहती है कि असंभव घटनाओं पर आधारित सामश्रित करार शून्य है। सेक्शन 56 कहती है कि असंभव करार शून्य माने जाते हैं। तो अभियुक्त रूप से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये धाराएं बताई गई जिनके अंतर्गत ये करार शून्य माना जाता है, यानी कि अभियुक्त रूप से शून्य घोषित करके वे संविदा करो कभी ले ही नहीं सकते। उसके बाद देखते हैं छठा पॉइंट है, अगर किसी विधि के अंतर्गत चाहे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हो या जो है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हो, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अंतर्गत लिखित होना चाहिए और उसका पंजीकरण भी विधि के अनुसार आवश्यक है, तो वह एग्रीमेंट जो है तब तक इनफोर्सेबल नहीं हो सकता जब तक कि वो लिखित ना हो और जब तक कि उसका पंजीकरण न हो। अगर हम अचल संपत्ति को विक्रय करते हैं या खरीदते हैं तो इन विक्रय के अंतर्गत सेक्शन 54 देखना पड़ेगा 54 इंडियन टीपी एक्ट का, संपत्ति अंतरण अधिनियम का। उसके अंतर्गत 100 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति का अंतरण लिखित रूप में होगा और उसका पंजीकरण भी आवश्यक है। 2 साक्षियों द्वारा उसको साक्षी का अनुप्रमाणित भी होना आवश्यक है। लेकिन 100 रुपये से कम संपत्ति अगर अचल संपत्ति है तो उसको जो है डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी कर सकें या उसका भी पंजीकरण करा, लिखित को हो सके और पंजीकरण करा सकते हैं। और स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग उसका स्टाम्प शुल्क भी देना पड़ेगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत अचल संपत्तियों का अगर विक्रय किया जाता है उसका पंजीकरण आवश्यक होता है। अगर पंजीकरण नहीं किया गया तो इन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 कहती है कि उसको जो साक्ष्य में उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो इस प्रकार से जो सामान्यतः बात है कि सभी करार संविधान नहीं होते, लेकिन सभी संविधाएं करार होती है, उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है सेक्शन 10 के अंतर्गत किया गया है। आगे मैं आपसे अगली वीडियो में प्रस्तावना के बारे में और उसकी स्वीकृति कैसे होती है आदि के बारे में और प्रस्तावना कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।